जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लेकर आए हैं पेपर कोड बीईजीसी 134 रीडिंग दी नॉवेल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पहली क्लास, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके आपकी सभी क्लासेस आएंगी, तो आप उनको जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आगे वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप इसका गैस पेपर परचेज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, shop.hindustannowledge.com सर्च करना है। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपको सर्च कोड पे जाना है। यहाँ पर आपको बीईजीसी 134 जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो है गैस पेपर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके व्हाट्सअप को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके कोई अदर पेपर कोड है, सिंपली यहाँ पे आपको सर्च करना है और आपको जो है आपके पेपर कोड्स के गैस पेपर मिल जाएंगे। अब चलते हैं यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉन्ग्स एंड कोलोकियल लैंग्वेज इन पराजा। यानी कि जो पराजा ट्राइब में सॉन्ग्स एंड कोलोकियल लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है, यानी क्या महत्व है। पराजा इज ए फेमस नॉवेल रिटन बाय इंडियन ऑथर गोपीनाथ मोहांटी। यानी कि जो पराजा है एक फेमस नॉवेल है जो किसके द्वारा लिखा गया था, इंडियन ऑथर गोपीनाथ मोहांटी के द्वारा। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ पराजा ट्राइब। यानी कि ये जो कहानी है पराजा ट्राइब के बारे में बताती है। ए ग्रुप ऑफ ट्राइबल पीपल लिव इन ओडिशा। ये जो ट्राइबल पीपल थे ये ओडिशा में रहते थे। द नोवेल शोज देयर लाइफ स्ट्रगल्स एंड रिलेशनशिप विद नेचर एंड सोसाइटी। ये जो नॉवेल है ये बताता है कि वे लोग जो है नेचर और सोसाइटी के साथ कैसे जुड़े थे, उनके क्या संघर्ष थे, क्या रिलेशनशिप थे, वो सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं। Two very important part of this story are the songs the Paraja people sing and the everyday language called colloquial language। यानी कि जो पराजा ट्राइब के लोग थे एक गाना गाते थे और जो लैंग्वेज बोलते थे उस लैंग्वेज का नाम था कोलोकियल लैंग्वेज। ठीक है, दे यूज these two elements help us to understand the Paraja tribe better and make the story more real and interesting। यानी कि ये जो दो चीजें थी, सॉन्ग एंड जो कोलोकियल लैंग्वेज है, इसके द्वारा हम समझेंगे कि जो ये जो ट्राइबल ग्रुप था ये कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सॉन्ग्स इन पराजा, यानी कि पराजा ट्राइब में सॉन्ग का क्या इंपॉर्टेंस था। तो सॉन्ग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी पराजा ट्राइब। दे आर नॉट जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट बट दे आर बिग पार्ट ऑफ देयर कल्चर एंड लाइफ। ये सॉन्ग कोई इंटरटेनमेंट के लिए नहीं था, ये जो है इनके कल्चर और जो है लाइफ का एक पार्ट था। The songs tell story about their history, their gods, their nature and their feelings। ये जो सॉन्ग है ना उनकी हिस्ट्री को बताता है, उनके गॉड्स को बताता है, उनकी नेचर को बताता है और उनकी फीलिंग को बताता है। When the Paraja people sing, they express their happiness, sadness, hope and fear। Songs are a way for them to share emotions and keep their traditions alive। यानी कि ये जो सॉन्ग गाते थे वो अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए, दुख व्यक्त करने के लिए, आशा व्यक्त करने के लिए, डर व्यक्त करने के लिए ये जो गाना गाया जाता था, ये सॉन्ग गाया जाता था, वो अपने एक्सप्रेशंस को शेयर करने के लिए सॉन्ग गाते थे। In the novel, the songs give us a deep look into the tribe's world. Through the song, we learn about the tribe's connection to the forest, animals and seasons। यानी कि इस सॉन्ग के द्वारा हमको पता चलता है कि उनका कनेक्शन फॉरेस्ट, एनिमल और सीजन के साथ कैसा था। The songs talk about the hard working of farming, the beauty of nature, and the problems the tribe faces. They also shows how the tribe respect their ancestors and believes in their gods। यानी कि ये जो सॉन्ग ये भी बताता है कि वो कितनी मेहनत से खेती करते थे और जो है नेचर की क्या ब्यूटी थी, और साथ में वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करते थे। साथ में ये भी दिखाता है कि उनका भगवान में यानी गॉड्स में कितना फेथ है, यानी कि बिलीव है। इसके बाद है सॉन्ग हेल्प द ट्राइब टू कम टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर। ये सॉन्ग ये भी बताता है कैसे हमको साथ आना और एक दूसरे का साथ निभाना है। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन सिंगिंग इन ए ग्रुप एक्टिविटी। यानी कि जब कोई स्पेशल फेस्टिवल हो या कोई स्पेशल ओकेजन हो तो ये सॉन्ग जो है ग्रुप ग्रुप में गाया जाता था।
इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ यूनिटी एंड स्ट्रेंथ। ये जो है दिखाता है कि उनकी जो एकता और ताकत कैसी है। The songs also comfort the people in difficult times, giving them courage to face challenges। यानी कि ये जो सॉन्ग था उनको डिफिकल्ट टाइम में करेज भी करता था। For readers, the songs add life and color to the story. They make the readers feel the rhythm of tribal life and understand the Paraja's people feeling better. The songs the songs bridge between the tribe culture and the readers, helping us to connect with a world very different from our own। ये जो सॉन्ग है ये क्या दिखाता है, ये जो है जो पढ़ रहा है यानी कि जो रीडर है और जो ट्राइबल लाइफ है उसके बीच कनेक्ट करता है और हमको बताता है कि उनकी लाइफ कैसी थी, उनके जो जीवन था वो हम लोगों से कैसे बेटर था। ये सारी चीजें जो है सॉन्ग में बताई जाती हैं और जब ये सॉन्ग जो रीडर पढ़ता है तो वो उसी चीज को सोचने लगता है। इसके बाद आ जाते हैं कोलोकियल लैंग्वेज इन पराजा, यानी कि जो उनकी एवरीडे की लैंग्वेज थी उसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। कोलोकियल लैंग्वेज मीन्स द एवरीडे लैंग्वेज दैट ऑर्डिनरी पीपल यूज व्हेन दे टॉक। In Parajas, the author used tribes' local simple way of speaking instead of formal or literary language. This choice is very important for several reasons। यानी कि ये जो पराजा लैंग्वेज थी कोलोकियल लैंग्वेज थी जो पराजा ट्राइब में बोली जाती थी, ये सामान्य लैंग्वेज थी। जब कोई दो ट्राइबल के लोग बात करते थे तो वो ये लोग जो है कोलोकियल लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। फर्स्ट, the use of colloquial language makes the story more real and believable। When the characters speak in their own natural way, it feels like we are listening to real people from the tribe, not just reading a story। The language reflects their customs, their way of thinking and their environment। जो इसमें राइटर थे उन्होंने ट्राई जो है कोलोकियल लैंग्वेज का ही प्रयोग किया था उसमें क्या कहते हैं स्टोरी को लिखने में, जिससे ये हमको पता चलता है कि हम जो है अगर पढ़ते हैं तो हम सीधे ट्राइबल लैंग्वेज को पढ़ते हैं, जिससे हमको ट्राइबल लैंग्वेज यानी कि ट्राइबल लोगों की ही फीलिंग आती है। सेकेंड, द कोलोकियल लैंग्वेज हेल्प्स टू शो द डिफरेंस बिटवीन द पराजा ट्राइब एंड द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। ये लैंग्वेज ये भी बताती है कि पराजा ट्राइब से हम लोग कैसे अलग हैं। The way the tribe speaks is different from the way city people talks। यानी कि हम लोग जैसे बोलते हैं उससे वे लोग भिन्न तरीके से बोलते हैं। This difference highlight the tribe's unique identity and culture। ये जो लैंग्वेज है ये बताती है कि वो हम लोगों से कैसे भिन्न है और हमारी उनसे कैसे भिन्नता है और उनका कल्चर हमसे कैसे भिन्न है। It also shows how tribe is close to nature and simple living compared to the more complicated life outside। यानी कि जो हाउ टू ट्राइब इज क्लोज टू नेचर, यानी कि जो ट्राइब है वो नेचर कैसे क्लोज था एंड सिंपल लिविंग और साधारण जीवन जीता था कंपेयर टू द मोर कॉम्प्लिकेटेड लाइफ आउटसाइड। यानी कि हमारी जो कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है उससे वो कैसे इजी लाइफ थी। थर्ड देखते हैं, द सिंपल लैंग्वेज हेल्प्स रीडर अंडरस्टैंड द ट्राइब्स थॉट्स एंड फीलिंग्स मोर क्लियरली। यानी कि जो सिंपल लैंग्वेज थी रीडर्स को करेज करती है, समझने में मदद करती है कि ट्राइब थॉट यानी कि जो ट्राइब के थॉट्स विचार कैसे थे एंड फीलिंग्स कैसी थी। The word used are easy and direct, which makes the emotions of the characters come through strongly। Readers can feel the pain of losing their land, the fear of outsiders, and enjoy their festivals more deeply। इसके बाद फोर्थ यहाँ पे देखते हैं, using tribe natural language preserves their culture। Often tribal languages and the way of speaking are lost over time because of modernization। By the writing the story in their own language style, the author helps keep their culture alive and respected। यानी कि जो ऑथर ने लैंग्वेज ही उनकी जो है कोलोकियल लैंग्वेज का ही प्रयोग किया था अपने उसमें नॉवेल में, तो उससे पता क्या चलता है, इससे पता ये चलता है जो राइटर चाहता है कि उनका जो कल्चर है वो हमेशा के लिए जीवित रहे। इसके बाद है हाउ सॉन्ग्स एंड कोलोकियल लैंग्वेज वर्क टुगेदर। यानी कोलोकियल लैंग्वेज और जो है सॉन्ग कैसे एक साथ काम करते हैं। सॉन्ग्स एंड कोलोकियल लैंग्वेज वर्क टुगेदर इन पराजा टू क्रिएट ए पावरफुल एंड ऑथेंटिक स्टोरी। द सॉन्ग्स आर यूजुअली सung in the tribe's own language and style using simple words and rhythms that everyone can understand। This shows how deeply the songs are part of tribe's daily life and speech। Both songs and colloquial language help to reader enter the world of Paraja tribe। They give voice to the tribe's joys, fears, traditions, and struggles। Without these, the story would be lost much of its life and meaning।
यानी कि जो राइटर थे उन्होंने जो है कोलोकियल लैंग्वेज का प्रयोग किया था, यानी कि जब रीडर उस स्टोरी को पढ़ता है तो वो सीधे उस जो है पराजय ट्राइब के अंदर ही पहुंच जाता है। उसको लगता है कि वो ट्राइब जो है पराजय ट्राइब के अंदर ही है और उसको जो है जी रहा है, एक तरीके से जो है उसकी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। इसके बाद कंक्लूजन दे देंगे। तो इन समरी, सॉन्ग्स एंड कोलोकियल लैंग्वेज आर वेरी इंपॉर्टेंट पराजा। दी सॉन्ग्स टेल द स्टोरी ऑफ ट्राइब्स कल्चर, इमोशंस एंड कनेक्शन टू नेचर। द कोलोकियल लैंग्वेज मेक्स द स्टोरी फील real and helps to understand the tribe's unique way of life together. They bring the Paraja tribe to life on the pages and allow readers to experience their world closely. These elements are not only enrich the novel but also preserve the celebrate the tribal culture and language. तो ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। देखिए ये हमने जो आपको सॉन्ग्स के बारे में बताया और लैंग्वेज के बारे में बताया, जरूरी नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनता है सॉन्ग से या लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आप आंसर सिंपल से उसको लिख पाएंगे। ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं क्लास की, तो आपको सिंपली टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। उस पर हम आपको जो है वेबसाइट के लिंक शेयर कर देंगे, तो वहां से आप लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद है राइट ए नोट ऑन द इंटेलेक्चुअल सेटिंग दी अवेकनिंग, यानी कि जो दी अवेकनिंग नॉवेल है उसकी यहाँ पर जो है इंटेलेक्चुअल सेटिंग के बारे में यहाँ पर हमको नोट लिखना है। और ये जो नॉवेल है वो लिखा गया था केट चॉपिन के द्वारा। तो इसमें होता क्या है, इसकी सबसे पहले समरी समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो एक एडना पोर्टलियन नामक की एक महिला होती है और वो एक उसका एक पति, अमीर पति होता है और उसके दो बच्चे होते हैं। ठीक है। उसके साथ वो न्यू आयरलियंस आयर ग्रेट आइल समुद्र तट पर स्थित एक जगह है जहां पर दोनों अपने परिवार के साथ रहते थे। उसका जो पति था वो बिजनेस की वजह से हमेशा बाहर ही रहता था और उसके अच्छे अच्छे गिफ्ट भेजता रहता था। लेकिन होता क्या है, वो सोचती है जब उसको एक जब वहां पे घूमने जाती है कहीं पर, तो उसको लगता है कि वो इस जीवन से खुश नहीं है। क्या है, गर्मियों की छुट्टी के दौरान जब वो बाहर जाती है तो उसको महसूस होता है कि ये सिर्फ जो है घर की महिला बन के ही रह गई है, इसके उसको कोई भी फ्रीडम नहीं है। तो वो क्या करती है, उसको वहीं पर छुट्टी के दौरान एक रॉबर्ट लेब्रून नामक का एक युवक मिलता है और उसको उससे प्यार हो जाता है। ठीक है। रॉबर्ट के साथ बिताया गया समय उसके जीवन को बदल देता है बिल्कुल तरह, और उसको लगता है कि अब वो एक जो है फ्रीडम लाइफ जी रही है। होता क्या है, कुछ दिनों के बाद जो है रॉबर्ट उसे छोड़कर मैक्सिको चला जाता है। तो एडना अपने भीतर झांक कर देखती है और उसको लगता है कि वो जरूरतों, इच्छाओं और सपनों को समझने में जो है अब जो है महसूस कर रही है कि वो उसकी जो इच्छाएं हैं वो सपने क्या है। फिर होता क्या है, कुछ दिनों के बाद वो जो रॉबर्ट है वो वापस आता है, लेकिन रॉबर्ट समाज के कारण उसको दोबारा एक्सेप्ट नहीं करता है। तब वो क्या करती है, तब वो सोचती है कि इस समाज में मेरा कुछ नहीं हो सकता है। इसके बाद वो समुद्र किनारे जाती है और समुद्र में डूब जाती है। तो ये जो पूरा नॉवेल है वो समाज के बारे में बताया गया है, कैसे स्त्री को जो है, कैसे स्त्री को समझा जाता है कि वो सिर्फ एक महिला बन के रहे, मां बन के रहे, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें दी अवेकनिंग नॉवेल में बताई गई हैं। The Awakening is a novel written by Kate Chopin, published in 1899. It is considered one of the first important works in American literature to focus on women's independence and self-discovery. यानी कि ये जो नॉवेल था उस पर डिपेंड था वुमेन्स की फ्रीडम पर। To understand the intellectual setting of the novel, we need to look at the ideas and social atmosphere during the late 19th सेंचुरी, स्पेशली इन यूनाइटेड स्टेट। यानी कि इस पर हम लोग इंटेलेक्चुअल सेटिंग के बारे में देखें उससे पहले हमको समझना चाहिए कि वहां पर उस समय जो सोशल एटमॉस्फेयर कैसा था 19th सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि ये कहानी जो है वहीं की है। ड्यूरिंग दिस टाइम सोसाइटी वाज चेंजिंग स्लोली बट श्योरली, यानी कि सोसाइटी ये धीरे धीरे चेंज हो रही थी। द लेट 80s वर पार्ट ऑफ द विक्टोरियन इरा, a period known for strict rules about how people, especially women, should behave। यानी कि उस समय जो ये विक्टोरियन इरा चल रहा था उसमें जो है वुमेन्स के लिए जो है स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए थे कि यानी कि वुमेन को क्या काम करना है और समाज के सामने कैसे बिहेव करना है। वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू बी डिवोटेड वाइफ्स एंड मदर, यानी कि उनको समझा गया सिर्फ वो पत्नी और एक अच्छी मां बन के रहें। देयर मेन रोल वाज टू टेक केयर ऑफ होम एंड फैमिली, उनका जो मुख्य काम क्या है, होम की यानी घर का केयर करना और फैमिली का केयर करना। दे वर ऑफन नॉट अलाउड टू वर्क आउटसाइड एट द होम, मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, उनको कोई भी
आज्ञा नहीं थे, अलाउ नहीं था उनको कि बाहर जाकर काम करें और घर में कोई निर्णय ले सके। सोसाइटी बिलीव्ड दैट वुमेन शुड बी जेंटल, ओबीडिएंट एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। सोसाइटी का मानना था कि वुमेन को जेंटल रहना चाहिए, ओबीडिएंट रहना चाहिए और सेल्फ सेक्रीफाइस यानी कि वो अपना जो है आत्मसमर्पण करती रहे। उसके बाद हाउ एवर द लेट 19th सेंचुरी वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ न्यू वेव ऑफ थिंकिंग अबाउट वुमेन्स राइट एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। जब 19 के लेट सेंचुरी के बाद क्या होता है, एक नई तरीके की उम्मीद जगती है और जो है थिंकिंग अबाउट वुमेन्स राइट, और जो लोग हैं वुमेन के अधिकारों के बारे में सोचते हैं, एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, और उनकी जो है इंडिविजुअल फ्रीडम को भी समझते हैं। The women's suffrage movements which fought for women's right to vote was gaining strength। इसके बाद वहां पर जो है उनको मताधिकार भी मिलने लगा था धीरे धीरे। More women were starting to question their traditional role and wanted to have their own identity and independence। और वहां पर महिलाओं ने प्रश्नों को उठाना शुरू कर दिया था और वे अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती थी और इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता चाहती थी। Writers, thinkers, and activists began exploring ideas about self-expression, personal freedom, and gender equality। इसके बाद है केट चॉपिन्स अवेकनिंग द फिट्स right into this intellectual environment। The novel focus on Edna Ponteler, a woman who started to realize that she is unhappy with her life। Edna's journey in the story represents the struggle many women felt at the time, the desire to break free from society expectation and find her own voice। तो यहाँ पर ये वही स्टोरी किसके बारे में दी गई, एडना पॉन्टलियर के बारे में दी गई है, जो भी हमने आपको स्टोरी बताई थी। The intellectual setting also includes the influence of new philosophical ideas। The late 19th century saw the rise of individualism, the belief that a person should think and act of themselves rather than just follow social rules। People started to explore psychology and the ideas that humans have complex inner lives, emotions। Chopin's writing reflects these ideas by showing Edna's inner thoughts and feelings and her visual awakening and her own desire and needs। यानी कि उस समय क्या थे, लोग अपनी अंदर की भावनाओं को समझने लगे थे और जो राइटर थे एडना के माध्यम से जो है थॉट्स वगैरह लिख रहे थे, यानी कि जो एडना के अंदर थॉट वगैरह आ रहे थे वो थॉट किसके द्वारा आ रहे थे, चॉपिन जो राइटर थे उनके, अब जो राइटर थे वही अपने थॉट जो है एडना के माध्यम से स्टोरी में दे रहे हैं, नॉवेल में दे रहे हैं। इन एडिशन द नॉवेल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म, literary movements that aimed to show life as it really is without romanticizing or hiding difficult truths। Chopin does not present Edna's rebellion as a simple or easy, instead she shows the conflict, struggles and consequences that comes with trying to live an authentic life in restrictive society। उसके बाद है The intellectual setting also includes the natural atmosphere of New Orleans and the Louisiana coast where the novel is set। यानी कि ये नॉवेल जहां पर लिखा गया था। This region was a mix of French, Creole and American cultures which created a unique social environment। The customs and traditions of this place influenced the characters and their behavior। या देखिए कोई भी कैरेक्टर होगा उसका जो है प्लेस के अकॉर्डिंग जो है बिहेवियर चेंज होता रहता है। एडिंग अनदर लेयर टू द स्टोरी एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड फ्रीडम। इसके बाद इन समरी द इंटेलेक्चुअल सेटिंग ऑफ द अवेकनिंग इज सेप्ट by the tension between traditional Victorian values and the emerging ideas about women's independence, individualism, and self-expression। Kate Chopin's novel reflects these changes by portraying a woman personal awakening in a society that accepts her to conform। The story captures the beginning of new way of thinking about gender rules and human freedom, making it groundbreaking work in American literature। तो ये आपका जो स्टोरी था वो किस पर बेस्ड था, ये जो अवेकनिंग नॉवेल था वो एक महिला के ऊपर बेस्ड था और उसमें क्या बताया गया था, एक महिला थी अपने 2 बच्चों के साथ और पति के साथ रहती थी और वे अपने जो दिनचर्या थी उससे ऊब गई थी, उसको लगता था कि वो स्वतंत्र नहीं है
तो इस तरह की कहानी इसमें देखने को मिलती है और उस समय के समाज के अकॉर्डिंग ही ये स्टोरी, ये नॉवेल जो है लिखा गया था। इसके बाद है हु वर द एग्यूग्यू, व्हाट रोल डिड दे प्ले इन आईबीओ सोसाइटी। The Agugo were an important part of traditional Igbo, also spelled IBO, society in Nigeria, especially before colonization by Europeans। यानी उस समय जब यूरोपियंस का जो है उपनिवेश नहीं हुआ था, उससे पहले जो इग्यूग्यू वर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल इग्बो सोसाइटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था ट्रेडिशनल, और वो भी कहाँ पे, नाइजीरिया में। They were seen as the spirit of the ancestors and played a key role in religion, law, and community life. The Igugyu were actually masked men from the village, but the people treated them as if they were supernatural beings। यानी कि जो गांव के लोग थे उन्हें सुपर मानते थे। Their identity was kept secret, उनकी जो पहचान है सीक्रेट रखी जाती थी। And it was forbidden to say who they really were, और उनसे कहा जाता था या भूल जाइए कि ये लोग कौन थे। Who were the Igugyu? So the Igugyu were a group of respected elders or men in the community who dressed in masks and customs to represent the spirits of the ancestors। यानी कि वो पूर्वजों की स्पिरिट को दर्शाते थे, यानी कि वो कहते थे कि हम पूर्वजों की, आपके जो पूर्वजों की आत्मा है, स्पिरिट है। There were usually 9 Igugyu, each representing one of the 9 villages of the Igbo clan. When they put on their customs and marks, they were believed to become the spirit themselves, not just men in disguise। यानी कि वो अब खुद को आत्मा मानते थे, ठीक है। और कितने थे, 9 Igugyu होते थे, जो each representing one of the 9 विलेज, यानी कि वहां पर 9 गांव थे और 9 को एक एक जो है प्रदर्शित करता था, रिप्रेजेंट करता था। Their appearance was powerful and mysterious। उनकी जो appearance थी वो powerful and mysterious थी। They were wear some masks, rapier skirts, and sometimes carried whips or staffs। When they came out, they performed dances, made loud noises, and spoke in deep, disguised voice to add to their spiritual presence। वो जब बाहर आते थे, डांस परफॉर्म करते थे, लाउड नॉइज करते थे और डीप लैंग्वेज में बोलते थे। अब यहां पर सबसे पहले उनका रोल क्या था, एक पहला रोल था रिलीजियस रोल। क्या था, रिलीजियस रोल। इन इग्बो सोसाइटी रिलीजियन वाज ए सेंट्रल पार्ट ऑफ लाइफ। द इग्यूग्यू एक्टेड एज ए लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द स्पिरिट ऑफ द डेड। यानी कि वो लिंक का काम करते थे, जो व्यक्ति जिंदा है और जो व्यक्ति मर चुके हैं उनके बीच लिंक का काम करते थे। They took part in many traditional ceremonies and festivals। For example, during funeral rites, the Igugyu would appear to honor the dead and guide their spirit to afterlife। यानी कि वो बहुत से ट्रेडिशनल जो सेरेमनी उन पर भाग लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति मरता था तो वो आते थे और जो है उसको, उस आत्मा को जो है गाइड करते थे, जो है आत्मा को स्वर्ग जाने में, ठीक है। Their presence reminded people of their ancestors and helped maintain strong connection between the spiritual and physical worlds। वो जो है पीपल लोगों को बताते थे कि ऑफ देयर एंसेस्टर्स, यानी कि पूर्वज, एंड हेल्प मेंटेन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन स्पिरिचुअल एंड फिजिकल वर्ल्ड। वो जो है स्पिरिचुअल और फिजिकल वर्ल्ड के बीच कनेक्शन का काम करते थे। इसके बाद है लीगल एंड जुडिशियल रोल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ द इग्यूग्यू वाज इन द जस्टिस सिस्टम। उनका काम जो मुख्य रूप से था न्याय देने वाला था। दे एक्टेड एज ए जजेस इन द विलेज कोर्ट। When people had disputes about land, family issues, or other problems, they would bring their cases to Igugyu। The Igugyu would listen to both sides of the story and then make decision। यानी कि अगर गांव में किसी की जमीन को लेकर विवाद हो गया है, फैमिली इशू है, तो वो इग्यूग्यू के पास जाते थे और जो है अपना केस रखते थे। इसके बाद जो है इग्यूग्यू दोनों पक्षों की बात सुनता था और इसके बाद निर्णय देता था। बिकॉज दे वर बिलीव टू बी स्पिरिट्स एंड नॉट जस्ट मेन। क्योंकि वो विश्वास करते थे कि ये आत्मा है, यानी कि इनका जो है सीधे भगवान से कनेक्शन है, वो उनको व्यक्ति नहीं मानते थे। देयर डिसीजंस वर रेस्पेक्टेड एंड सीन एज फेयर। और उनका निर्णय भले ही गलत हो, लेकिन उसका निर्णय जो है सही माना जाता था और उचित माना जाता था। द विलेज ट्रस्टेड देयर जजमेंट बिकॉज इट वाज थॉट टू कम फ्रॉम विजडम ऑफ एंसेस्टर्स।
यानी कि वो जो है उनके निर्णय पर विश्वास करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि वो हमारे पूर्वजों से आए हैं। दिस हेल्प मेंटेन पीस और ऑर्डर इन द कम्युनिटी। इससे क्या होता था, जो कम्युनिटी में है शांति बनी रहती थी। उसके बाद है कल्चरल इंपॉर्टेंस। द इग्बो आल्सो हेल्प प्रिजर्व इग्बो कल्चर एंड ट्रेडिशंस। वो लोग जो है इग्बो कल्चर और ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करते थे। दे वर ए सिंबल ऑफ यूनिटी एंड प्राइड। देयर सेरेमनीज ब्रॉड द कम्युनिटी टुगेदर एंड रिमाइंडेड पीपल ऑफ देयर शेयर्ड हिस्ट्री। द secrecy and the mystery around the Igbo added to their power and helped protect the cultural values of the Igbo people। यानी कि वो जो अपने पावर के थ्रू Igbo people की जो कल्चर्स है उनको बचाते थे और बताते कि याद दिलाते थे कम्युनिटी को कि उनका जो हिस्ट्री कैसा था, यानी वो उनका जो इतिहास था वो कैसा था। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ कोलोनाइजेशन, यानी कि कोलोनाइज का इस पर क्या प्रभाव पड़ा। वेन यूरोपियंस मिशनरीज एंड कॉलोनियल पावर्स अराइव्ड, यानी कि जब औपनिवेशिक लोग आए, दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इग्बो। वो लोग जो है इग्बो के महत्व को नहीं समझ पाए। दे सा देम एज ए पैगन और इविल एंड ट्राई टू स्टैप देयर प्रैक्टिसेस इन चिनवास ए नॉवेल थिंग्स fall apart. The Igbo are even attacked by white colonizers, which symbolize the destruction of traditional Igbo life। यानी कि वो लोग जब आए औपनिवेशिक लोग, तो उन्होंने क्या किया, इग्बो का जो लाइफ था उसको खत्म कर दिया। वो लोग क्योंकि इनकी परंपराओं को समझ नहीं पाए, इसके बाद धीरे धीरे ये ट्राइब है, सॉरी, ये जो परंपरा है ये खत्म हो गई। इसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे। इन सबरी द Igbo वर मच मोर देन जस्ट मार्क्समैन, very much more than just mastermen। they were spiritual leaders, judges and cultural protectors। यानी कि वो सिर्फ मास्कमैन ही नहीं थे, वो स्पिरिचुअल लीडर भी थे, जजेस भी थे एंड कल्चरल प्रोटेक्टर्स भी थे। दे हेल्प कीप टू इग्बो सोसाइटी पीसफुल एंड यूनाइटेड थ्रू देयर रिलीजियस। यानी कि वो धर्म के द्वारा, अपने धर्म के द्वारा इग्बो सोसाइटी को शांत रखते थे और जोड़ के रखते थे। एंड सोशल रोल्स इवन टुडे द मेमोरी ऑफ इग्बो रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द इग्बो हेरिटेज। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। इसके बाद आपके अगले क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं अगली क्लास में।